नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, क्योंकि चीन को जिस बात का डर था वो हो गया है। ताइवान के दौरे पर अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने काफी कुछ ऐसा कह दिया है जो चीन के कानों में कांच की तरह चुभता रहेगा। ताइवान की राष्ट्रपति के साथ साझा बयान में पेलोसी ने साफ कहा कि अमेरिकी ताइवान के समर्थन में एकजुट हैं हम। पेलोसी ने कहा कि ताइवान को अमेरिका का पूरा समर्थन है। 43 साल में अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और आगे भी रहेगा। हम ताइवान से किए वादे पूरा करेंगे। हमें इस दोस्ती पर गर्व है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान की धरती। पेलोसी का यह बयान चीन की वन चाइना पॉलिसी के बिल्कुल उलट है। ऐसा कहा जा सकता है कि नैंसी पेलोसी ने आज जो कुछ ताइपे की धरती से, ताइवान की धरती से कहा है, वो चीन के लिए नागवार ही गुजरेगा। चीन इसी बात से खफा है और नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे का विरोध कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका आग से खेल रहा है, इसका अंजाम बुरा होगा। हिम्मत धैर्य से ताइवान ने अलग पहचान बनाई। ताइवान पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है, ये पेलोसी ने कहा है। ताइवान में नैंसी की जो बड़ी बातें वो हम बता रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात ताइवान की तरफ से हुई, ताइवान ने अपना सबसे बड़ा सम्मान नैंसी पेलोसी को आज दिया। द ऑर्डर ऑफ प्रोपेशियस क्लाउड स्पेशल ग्रैंड कॉर्डन। ये नैंसी पेलोसी को देकर ताइवान ने आभार जताया, क्योंकि नैंसी पेलोसी चीन के इतने जबरदस्त विरोध के बावजूद वहां पर पहुंची। उन्होंने कहा कि बेडरॉक यानी जो बिल्कुल आधार है दोनों देशों के संबंध का, उसमें अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। वहां की जो सरकार है, साइन वेंग की सरकार है, उनके साथ एक ताकतवर महिला, और अमेरिका अपने कमिटमेंट को नहीं छोड़ेगा। हम आपको दोनों की तरफ से क्या कहा गया, चलिए सबसे पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। 裴洛西议长是台湾最坚定的友人，各位议员也都是美国众议院重要的领袖，长期在各领域积极推动台美关系的进展。非常感谢各位此次来台访问，展现出美国国会对台湾坚若磐石的支持。और इसी के साथ चरम पर पहुंचा है अमेरिका और चीन के बीच का तनाव। सुनिए क्या कहा है। Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. The story of Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing democracy, one of the freest. तो दोनों तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो साफ संकेत है, लेकिन इसी के साथ अमेरिका और चीन के बीच का तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ताइवान के दौरे पर पेलोसी और ये 5 तस्वीरें दरअसल पूरी कहानी बयां कर रही है। मिलिट्री ऑपरेशंस की जो चीनी धमकी है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 21 लड़ाकू विमानों का ताइवान के एयर स्पेस में पहुंचाना चीन की तरफ से बड़ा संकेत है। ताइवे में सायरन से अलर्ट, क्योंकि वहां पर अभी से ही युद्धाभ्यास किया जा रहा है कि अगर ऐसी नौबत आती है तो बंकर्स में कैसे अपने लोगों को पहुंचाया जाए। ताइवान की संसद में पेलोसी को आप देख रहे हैं, न सिर्फ उन्हें वहां पर एक बड़ा सम्मान दिया गया है, बल्कि इसी के साथ जो कदम और जो बातें दोनों की तरफ से कही गई हैं। 2 सशक्त महिलाएं एक तरह से बिना नाम लिए चीन को आंखें तरेर रही थी और ये साफ कह रही थी कि आक्रामक सैन्य रवैया ऐसे मुल्कों का नहीं रोक पाएगा हौसला ऐसे लोकतंत्रों का जो उसे जीवंत रखना चाहते हैं। दीपक वोरा साहब, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ है 14 कॉर्प्स एंड डीजी इन्फेंट्री के।
इंडियन आर्मी के हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, वीएसएम रिटायर्ड, जुड़ रहे हैं। गौरव सावंत हमारे साथ है। आरती टिक्कू हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आरती, आज आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि 21 लड़ाकू विमान, और ये बार बार बताना जरूरी है कि चीन अपनी आक्रामकता को दिखाना चाह रहा है, लेकिन उसकी विस्तारवाद नीति से पूरा विश्व परेशान है। और अमेरिका और ताइवान दोनों की तरफ से, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर इधर से स्पीकर हो, जब बिना नाम लिए एक बड़ा संकेत चीन को दिया जाता है तो क्या उसे उसकी औकात दिखाई जाती है? आरती, देखिए, बिल्कुल साफ जाहिर है कि शी जिनपिंग बहुत पोस्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनमें हिम्मत है कि वो अमेरिका का मुकाबला करे। और उनको मालूम है कि अगर ताइवान पे वो अटैक करते हैं तो अमेरिका इन्वॉल्व होगा। इनफैक्ट 1949-50 में जब सिविल वॉर हो रहा था, पीआरसी और आरओसी जिसको अब हम कहते हैं, इन दोनों के बीच में, तो यूएस ने उस टाइम पे भी अपनी फ्लीट भेजी थी, और जिसकी वजह से ताइवान इनफैक्ट अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, एक सॉवरेन मानता है, और चाइना का कोई भी उनको मंजूर नहीं है कि किसी तरह का दखल मंजूर नहीं है। मुझे लगता है शी जिनपिंग इसमें बहुत बुरी तरह से, उनकी जो इमेज है, बहुत धक्का लगेगा। नैन्सी पेलोसी ने एक पॉलिटिकल कार्ड खेला है अमेरिका और शी जिनपिंग, एक तरह से दोनों तरफ से पोस्चरिंग हो रही है और दोनों तरफ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खुश करने में लगे हुए। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कोई जंग छिड़ेगी। अगर जंग छिड़ेगी तो मुझे लगता है कि शी जिनपिंग बहुत कमाल करके दिखाएंगे। वो अलग बात है कि वो ये जंग जीते या नहीं, वो दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी डोमेस्टिकली ये अपने आप को दिखाना उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो चाइना का मुकाबला कर रहे हैं और चाइना को चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि उनकी प्रेसिडेंसी में उस तरह की हमने पोस्चरिंग बहुत कम देखी। इनफैक्ट ट्रंप के दौरान हम लोगों ने देखा कि वो चाइना को डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। अभी जो बाइडेन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस में वो कोशिश करेंगे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये लगे कि वो चाइना को कन्फ्रंट कर रहे हैं, अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को सिर्फ केटर कर रहे हैं गौरव, या फिर इसी के जरिए जो सबको डर है कि जो रूस यूक्रेन में हमने देखा, कहीं वही नौबत यहां ना आ जाए। आज दोनों की बातें, और ये हम सुरक्षा घेरा भी दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए 21 लड़ाकू विमान वहां पर घूम रहे हैं ऊपर, और यहां उनकी स्पीकर, अमेरिका की स्पीकर वहां पर कांग्रेस की मौजूद है। इन सब के मद्देनजर जो टकराव, जो तनाव अमेरिका और चीन के बीच में इस वक्त है, उस पर आपका टेक। देखिए, इस समय स्थिति बहुत ही गंभीर है। गंभीर क्यों? क्योंकि एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को वायलेट करते हुए चीन ने अपने लड़ाकू विमान, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विमान और अपने एडवांस अर्ली वार्निंग विमान, ये सभी तरह के विमान भेजे। ये एक बात। दूसरी बात, 4 तारीख शाम से रविवार शाम तक एक सैन्याभ्यास चीन करेगा, जिसमें उनकी पनडुब्बियां, उनकी मिसाइलें, उनके लड़ाकू विमान, उनके जहाज सब इन्वॉल्व होंगे और ताइवान को चारों तरफ से घेर लेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, और उनके कोस्टल वाटर में भी आ सकते हैं, टेरिटोरियल वाटर में आ सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। चीन उकसाने की साजिश रचेगा, उकसाने की कोशिश करेगा। और अब से करीब 10-15 मिनट में जब राष्ट्रपति ताइवान की साई इंग-वेन और स्पीकर नैन्सी पेलोसी एक साथ फिर आएंगी, तो वो इसका भी जवाब देंगी कि विस्तारवादी देशों से प्रजातंत्र डरते नहीं है। इससे चीन की बौखलाहट, अंजना, और बढ़ सकती है। ठीक आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना है, और उस वक्त क्या दोनों कहते हैं इस पर सबकी नजर है। दीपक वोरा साहब, आपसे मेरा सवाल यही है कि अमेरिका और जो बाइडेन क्या सिर्फ अपने देश के अंदर की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर यह भी समझना पड़ेगा, या उन्होंने सही से फैक्टर इन किया है कि 21 लड़ाकू विमान के जरिए टारगेटेड अटैक करेंगे शी जिनपिंग, क्योंकि उन्हें भी तीसरी बार सत्ता में लौटना है। शी जिनपिंग भी ये दिखाना चाहेंगे कि वो ताकतवर हैं, और अमेरिका ने जो ये ब्रवाडो या फिर एक ताकत दिखाने की कोशिश की है ऐसे वक्त पर वहां पर पेलोसी को भेजकर, उसके खिलाफ उनके पास जवाब है। मिस्टर वोरा, आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का आज तक। और आपके साथ सावंत साहब हैं, बाकी जनरल साहब हैं, एयर मार्शल साहब हैं, आप खुद हैं।
आपकी जानकारी जो है उससे मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। मैम आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मेरी जो असेसमेंट है, जब मैं अमेरिका जाता हूँ तो वहां का आज सबसे पॉपुलर डांस, उसको ट्रायंगल डांस कहते हैं। 3 लोग अपने एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख के डांस करते हैं। आइडिया ये है कि टकराना नहीं है किसी के साथ। मैं भी अपने बच्चों के साथ करता हूँ, हमेशा हार जाता हूँ, मैं टकराता हूँ। इस समय जो 3 डांसर हैं ट्रायंगल डांस में, वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ताइवान। चाइना हार गया है, बाकी दोनों से टकरा रहा है। ताइवान जीत गया है और अमेरिका उसका समर्थन कर रहा है। चाइना क्या करेगा? अब एक दूसरा डांस करेगा। हाका डांस है माओरी कम्युनिटी का, न्यूजीलैंड में। मैंने उसमें भी भाग लिया है। वो कपड़े पहन के हु हा करते हैं, दुश्मन को धमकाने की कोशिश करते हैं। मैंने वो भी डांस किया था, मैं वहां पे भी हार गया था। अब क्या हो रहा है मैम? ताइवान एक सॉवरेंटी इशू चाइना बताने की कोशिश कर रहा है। ताइवान इज नॉट एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर चाइना। ताइवान के बिना 72 साल वो जीता रहा है और अभी तक काफी देर तक जिएगा। बस ये जरूर है, जो आपने बिल्कुल सही फरमाया, कि पिंग पोंग या टिंगलिंग जो भी उनका लीडर है, वो चाहता है कि अगले 5000 साल तक मैं राष्ट्रपति या जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का बना रहा हूं, और अभी जो इलेक्शन होने वाली है उसमें ये बनेगा। यूएस गवर्नमेंट ने शुरू में क्या कहा था? ये जो है ना बुजुर्गवार वहां पे बाइडेन साहब, उन्होंने कहा था कि मिलिट्री ने, अमेरिकन मिलिट्री ने मुझे कहा कि पेलोसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चली गई। और फिर कहते हैं भाई ये तो प्राइवेट विजिट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अमेरिका ने चेकमेट कर दिया है चाइना को। पिंग पोंग, क्षमा कीजिए, जो भी उसका नाम है, बौखला गया है, उसको मालूम नहीं क्या करना है। फाइनली सावंत साहब, आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं, क्या पीएलए इतनी शक्तिशाली है? जनरल साहब, 2 साल पहले आपने उनके दांत खट्टे किए थे, और उसके 6 महीने के बाद जनवरी पिछले साल चाइना ने 40% सैलरीज अपने सोल्जर्स की बढ़ा दी थी, क्योंकि वो छोड़ के भाग रहे थे कि हम लड़ना नहीं चाहते। ये देश है, ये मुकाबला करेगा दुनिया का। मैं भी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन वो नॉन कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक चाइना होना चाहिए। पूरी दुनिया उसको सपोर्ट। ट्रायंगल डांस कहाँ का था दीपक वोरा साहब? यूनाइटेड स्टेट्स का। यूनाइटेड स्टेट्स का? अब गूगल करिए, बहुत बड़ा माहिर है यूनाइटेड स्टेट्स। जी मैम, युद्ध के मैदान में ट्रायंगल डांस करता है, लेकिन दूर दूर से करता है। अब वो ये तो बिल्कुल साथ टकराव में कर पर रहा है। अपने हाथ सेकता है। आप देखिएगा गूगल पे, बहुत मजेदार है। जरूर होगा, आप कह रहे हैं तो। मिस्टर कुलकर्णी, अगला सवाल आपसे। युद्ध की नौबत आएगी, टारगेटेड अटैक की नौबत आएगी, या फिर गीदड़ भब की, और जैसा वो कह रहे हैं हु हा करके निकल जाएगा? ठीक, अंजना जी धन्यवाद। ये हु हा करके ही निकल जाएगा। अगर आप पुराना इनका इतिहास देखें, तीनों ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस आप अजमा करके देखें, इस वक्त जरूर चीन जो है मिलिटरीली स्ट्रांग होगा, बट डिप्लोमेटिकली बैकफुट पर है, इकोनॉमिकली बैकफुट पर है, सोशली बैकफुट पर है। तो ऐसे हालात में जब चीन का खुद जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल वो गिरा हुआ है, मुझे नहीं लगता चीन कुछ कर पाएगा, ना चीन करना चाहेगा। अगर चीन करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल ही उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही बदतर हालत में है, उसका बैंकिंग बदतर हालत में है। ऐसी नौबत नहीं, चाहे जरूर शी जिनपिंग जो है, शुरू से शी जिनपिंग आर्टिलरी में थे, और जब 1996 के क्राइसिस हुए तब वो वहीं पर मौजूद थे, उनको मालूम है वो क्या कर सकते हैं। अगर आप देखें जो ताइवान क्राइसिस है, उस वक्त हाइजेनहावर जो है वो गए थे। आपका आश्चर्य होगा कि हाइजेनहावर के जाने से पहले माओ से तुंग ने उनका जो जिनमेन आइलैंड है 1958 से लगातार 1979 तक उसको बम्बार्ड किया, और इवन डेज करके। और क्यों किया? जब तक कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हुए। उस डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मकसद था वन चाइना पॉलिसी। जरूर यूएस जो है वो मानता है वन चाइना पॉलिसी, तो वो कहता है यूनिलैटरली जो चीन है वो ताइवान के ऊपर इन्वेड नहीं करेगा। आज की हालत, जनरल साहब, खतरा इस समय क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो टाइमलाइन थी रीयूनिफिकेशन की, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, एम्बेसडर वोरा पिंग पोंग पिंग जिस तरह कह रहे हैं, वो क्या इस रीयूनिफिकेशन की टाइमलाइन को अब और सिकोड़ने की कोशिश करेंगे? और एयर मार्शल श्रीवास्तव, आपसे यह जानना चाहेंगे, ये जो 21 लड़ाकू विमान, अर्ली वार्निंग विमान, एडवांस्ड अर्ली वार्निंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जो विमान है, उनको भेजकर क्या संकेत दे रहा था चीन? चीन का अभी जो अमेरिका ने ये जरूर साबित कर दिया है कि पावर प्रोजेक्शन जहां तक करना है अपने अमेरिकन सिटीजन्स को, चाहे वो नैन्सी पेलोसी हो, उनको वो बचा करके ग्लोब में किसी भी पार्ट में जा सकते हैं। और चाइना जो उनका डिक्लेयर्ड एडवर्सरी नंबर 1 है, उसको वो कन्फ्रंट कर सकते हैं और राइट ऑफ वे रखेंगे। एक और चीज है जो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा कि वन चाइना पॉलिसी, जैसा कि अभी वोरा साहब ने बोला,
वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि वन चाइना पॉलिसी सिर्फ पीआरसी के लिए है, ये आरओसी के लिए भी हो सकती है। ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी यूएस ने हमेशा से मेंटेन करके रखी है, और दूसरी मेंटेन करके ये रखी है कि सेल्फ रूल रहेगा। और जो अभी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में वायलेशंस हो रहे थे चाइना के लगातार पिछले कुछ महीनों में, उनको कुछ न कुछ सबक देना था और ये कहना था कि आपकी ये जो वायलेशंस है, लेकिन क्या इसको ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे? क्या ये वायलेशंस अभी बढ़ेंगे? क्या ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है उससे खतरा बढ़ेगा? विस्तार से उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार नैंसी पेलोसी को जल्द से सुन लेते हैं। Are here 43 years ago with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. The story of Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing democracy, one of the freest in the world, proudly to be led by a woman president. That's an applause line. And Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. तनाव में चीन है, हम नहीं, ये संकेत साफ नैंसी पेलोसी ने अपनी बातों से कहा, और उन्होंने चुटकी भी ली। उन्होंने ये कहा कि एक महिला राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने प्रशंसा की पहले राष्ट्रपति की ताइवान की, और फिर ये कहा कि ये तो अप्लॉज लाइन है, यानी तालियों। साफ संकेत था गौरव, ये बताना चाह रही थी कि मतलब आप तनाव में हैं, आप रहिए तनाव में, लेकिन यहां पर जो एक सिचुएशन दिखाने की कोशिश हुई उसमें आपसी सम्मान था, खुशी थी, एक दूसरे के लिए एडमिरेशन और इसी के साथ प्रशंसा दोनों कर रहे थे, क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर महिलाएं हैं और अपने 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 देशों में दोनों का बहुत सम्मान इस समय है। मतलब अगर साइन वेन की बात करें तो जिस तरह उन्होंने अपने देश को कोविड के दौरान निकाला, जिस तरह से वो स्थिरता से खड़ी है, बहुत मजबूत राष्ट्रपति है, बहुत स्ट्रांग अपनी दृष्टि में राष्ट्रवादी प्रेसिडेंट है वो ताइवान की, उनका बहुत सम्मान है अपने देश में। कोविड से अपने देश को सुरक्षित निकाला, इस चुनौती से अपने देश को निकाल रही हैं और चीन के सामने कोई घुटने नहीं टेक रहा है। इनफैक्ट एम्बेसडर वोरा हमको बेहतर बता सकते हैं किस तरह से वो कह रही है कि इंडो पैसिफिक में हम एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, सप्लाई चेन रेजिलियंस में हम एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। और एम्बेसडर वोरा, ये तो असल में जैसा हम कह रहे हैं कि ये तो चीन के कानों में बिल्कुल एक तरह से कांच की तरह चुभ रही होगी ये बातें। You are absolutely right, सावंत साहब। इसीलिए तो आप और जो मैडम है आपके साथ, यू आर कंसिडर्ड द बेस्ट एंकर्स इन द कंट्री। आपका जन्म नहीं हुआ था जब मैंने दूरदर्शन पर प्रोग्राम करने शुरू किए थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 4 आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां आज हैं। जनरल साहब, एयर मार्शल साहब, मिस टिकू, चारों चुनौतियों में सबसे पहली है हेल्थ, दूसरी है क्लाइमेट चेंज, तीसरी है इकोनॉमिक रिकवरी, फ्री एंड ओपन सीज, और चौथी है नई टेक्नोलॉजीज। और चारों में चीन दोषी है, जबकि ताइवान समर्थन करता है बाकी देशों का, चाहे क्वाड है चाहे कुछ और है। एक सवाल सिर्फ मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, 2020 मई में एक रिटायर्ड मेजर जनरल चाइनीज एयरफोर्स के, उन्होंने एक किताब भी बहुत पहले लिखी थी, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, चाइनाज मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉय अमेरिका। उन्होंने एक सवाल यह पूछा था कि चाइना की टॉप प्रायोरिटी क्या है, रिजुविनेशन ऑफ चाइना या इनकॉर्पोरेशन ऑफ ताइवान। ये सवाल उन्होंने पूछा, किसी ने उनको जवाब नहीं दिया कि अगर ताइवान को तुम नहीं लेते हो तो क्या तुम्हारी रिजुविनेशन रुक जाएगी। पाकिस्तान भी यही गलती करता है, मैं भूखा हूं, मैं नंगा हूं, मेरे पेट में कुछ नहीं है, लेकिन जब कश्मीर मिल जाएगा तो दूध की नदियां बहने लगेंगी। ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, हालांकि कुछ होता नहीं है। और इस जनरल ने, चाइनीज जनरल ने कहा था कि अगर आपने हमला किया ताइवान पर, अमेरिका डायरेक्टली ना भी मुकाबला करे लेकिन सैंक्शंस लगाएगा, डॉलर निकाल देगा, एनर्जी में आपकी पिटाई होगी, और जो डेकेड्स ऑफ डेवलपमेंट है आपके, वो सब खत्म हो जाए। ये एक चाइनीज जनरल का कहना है, मेरा नहीं। हाँ। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने जिस तरह से तटस्थ भूमिका निभाई है अभी तक,
इस पर मिस्टर दीपक आपका मैं कमेंट चाह रही थी, क्योंकि एम्बेसडर जब आप देखें, आपने ट्रायंगल डांस की बहुत अच्छी चर्चा की और उससे पूरा समझ में भी आ रहा है कि कैसे तीनों देश अपने अपने तरीके से हैं, लेकिन ये एक अमेरिका की आदत भी बड़ी खराब है। कई जगहों पर वो बिना वजह भी ट्रायंगल डांस करने पहुंच जाता है, खामियाजा फिर उस मुल्क को निभाना पड़ता है जिसका मुकाबला तीसरे से हो जाता है। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। यूक्रेन, एब्सोल्युटली, अफगानिस्तान की हालत देखिए आज। अमेरिका की तो बहुत पुरानी आदत है, तू कौन मैं खाम खा, वो तो हर जगह उंगल देने की कोशिश करता है। भाई याद रखिए 20 साल के लिए केवल एक ही हाइपर पावर था वो, जब सोवियत संघ टूटा था। तो अमेरिका में ये कमजोरी है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपका मन भले ही यूनाइटेड स्टेट्स और भारत जैसी डेमोक्रेसीज को क्रिटिसाइज करे, आपका दिल हमारा समर्थन करता है। क्योंकि वो मिस लिबर्टी, जिसको मैं साल में 3 बार देखता हूं, न्यूयॉर्क हार्बर के बाहर है, वो कहती है ये जो मेरी मशाल है मेरे हाथ में, फ्रीडम और डेमोक्रेसी की, अपने लोग मेरे पास भेजो, मेरी मशाल गोल्डन गेट के साथ है। मैम, दैट हिट्स माई हार्ट। हम सबके दिल पे वोट है कि ये फ्रीडम, डेमोक्रेसी, द पावर ऑफ फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ पावर, हम ये चीजें देख रहे हैं अमेरिका में। चाइना का इंटिमिडेशन, डराना दूसरों को, हम नहीं देखना चाहते। विस्तारवाद और उसकी जो चीन की नीति है, आरती टिक्कू, क्या वो कहीं पर, क्योंकि यही मेरा पहला सवाल भी था, क्या उसको अपनी हद समझ में आएगी? क्योंकि ऐसा चीन से उम्मीद भी रखना बेमानी है। और यहां पर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एक तानाशाह है जो बहुत आक्रामक है, जैसा कहा मिस्टर वोरा ने, वो आजीवन रहना चाहता है वहां का हेड। बिल्कुल, देखिए चाइनीज एग्रेशन जो है आज का नहीं है, पिछले 75 साल से, इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही अगर आप देखें तो उनका जो एग्रेशन है वो किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। और अमेरिका को भी इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब उन्होंने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया तो अमेरिका ने क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया उनका। जब उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का जो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, अक्साई चिन और हमारे नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने डिस्प्यूट किया, तो वहां पे किसी ने उसको नहीं रोका। जब साउथ चाइना सी पे उन्होंने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अमेरिका की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इनफैक्ट मैं एम्बेसडर बोहरा के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि पिंग पोंग हो रहा है, एक आंखों ही आंखों से जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग रही है पिछले 75 साल में चाइना और अमेरिका के बीच में, वो चल रहा है। दोनों एक दूसरे को नहीं टोकेंगे और नहीं डूबने देंगे, वो एक दूसरे को बचा रहे हैं। इस गलतफहमी में हम ना रहे कि वो एक दूसरे के खिलाफ कोई जंग लड़ेंगे या जंग लड़ रहे हैं। इनफैक्ट उनकी ट्रेड पॉलिसी आप देख लीजिए, चाइना किसने बनाया? जितनी भी वो पावर आज दिखा रहे हैं, इकोनॉमिक पावर दिखा रहे हैं, मिलिट्री पावर दिखा रहे हैं, वो कैसे हुआ? वो अमेरिका की जो पॉलिसी रही, उनको WTO में जगह दी। अब क्या अपनी पुरानी गलतियों का खामियाजा अमेरिका भुगत रहा है कि चीन अब सीधे अमेरिका को चुनौती देने लगा है और धमकी दी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कि आग से मत खेलो, जल जाओगे। ताइवान जलडमरू मध्य में इस समय एक जबरदस्त युद्धाभ्यास की चेतावनी दे रहा है चीन, और यह युद्धाभ्यास आज शाम शुरू हो जाएगा। जनरल कुलकर्णी, क्या ये युद्ध के बादल हैं? क्योंकि ये जो युद्धाभ्यास है ये केवल इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं, ये ताइवान के पानी में भी हो सकता है। ताइवान का ADIZ ऑलरेडी वायलेट कई बार कर चुका है चीन। गौरव, ये चीन के लिए catch-22 सिचुएशन है। और इससे पहले भी अगर आप ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस देखें, 3rd ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस, उस पर भी इसी प्रकार किया। चीन हमेशा इस तरीके से एक्सरसाइजेस करता रहता है, लेकिन चीन का मानना एक है कि प्रिपेयर फॉर वॉर, डोंट गो इन फॉर वॉर। और ये जो पोस्चरिंग हो रहा है उसी मकसद से हो रहा है। अब मकसद ही चीन का क्या है? चाइना फॉलो सन त्जू, दैट ऑल दैट यू नीड टू डू इज प्रिपेयर बट डोंट कन्फ्रंट। और इसी हालत में आज जो है शी जिनपिंग एक्सरसाइज करेंगे। कोई शक नहीं है कि बैटल ग्रुप्स उनके होंगे, अपने वॉरशिप्स अमेरिका के भी उधर होंगे, ADIZ को भी वो क्रॉस करेंगे, लेकिन वो किसी प्रकार से भी ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, सर, हमला करे ना करे, गलवान से पहले हमारी भी यही सोच थी कि चाइना आएगा, डराएगा, धमकाएगा, हम नहीं डरेंगे, कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगा, लेकिन गलवान हो गया।
डोकलाम में तनाव बढ़ गया। और यही मेरा सवाल है सर आपसे और तमाम पैनलिस्ट से एक करके, मैं बोरा साहब आपके पास भी आऊंगी। ये जो हम बार बार कह रहे हैं हु हा करके चले जाएंगे, हमने चीन को देखा है, हमने तो एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है। जब तानाशाह ताकत और विस्तारवाद की नीति को अपनाता है तो वो किसी हद तक जाने को तैयार रहता है। जनरल कुलकर्णी। अंजना जी, ऐसी बात है कि ताइवान, ईस्टर्न लद्दाख, यूक्रेन, अफगानिस्तान सब अलग अलग ये क्राइसिस हैं। और जहां तक कि ताइवान की बात है, सिंस 1949 यूएसए का जो स्टैंड रहा है वो आज तक रहा है। चाइना ने जरूर धमकाने की कोशिश की है। जब चाइना ने जिनमिन आइलैंड्स को बम्बार्ड किया, एक दिन नहीं 44 दिन, जब आइजनहावर उनके विजिट करने के लिए गए थे, तो ये चीन करता है। अभी नहीं, माओ से तुमसे होता है, लेकिन बार बार अमेरिका इस बात को दर्शाता आया है चीन को, ये आप आग के साथ ना खेले। आज चीन अमेरिका को बोल रहा है कि आप आग के साथ ना खेले, लेकिन चीन आज की तारीख में बैकफुट पर है। डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली चाइना इज आइसोलेटेड। चाहे मिलिटरीली आज चीन में काबिलियत होगी, पर वो चीन इस तरह काबिलियत हरकत नहीं करेगा जिससे कि चीन जो है इकोनॉमिकली बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए। आज यही कहा गया था रूस के बारे में भी, जनरल साहब अगर आपकी अनुमति हो, यही कहा गया था रूस के बारे में कि रूस पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है, रूस कुछ नहीं कर पाएगा। और रूस अब पलटवार कर रहा है यूक्रेन पर भी, और ईंधन के लिए एम्बेसडर वोरा पूरा एक तरह से पूरा यूरोप घुटनों के बल आएगा रूस के पास जैसे ही सर्दियां शुरू होंगी। तो क्या यही गलती चीन के साथ दोहराई जा रही है कि चीन आइसोलेट हो जाएगा, लेकिन चीन और रूस बिल्कुल रॉक सॉलिड एक साथ खड़े हैं? यूरोप जो है इस समय, पश्चिमी यूरोप, जैसा आपने अभी खुद कहा है और जनरल साहब भी कह रहे थे, यूरोप की डिपेंडेंस रशियन एनर्जी पे बहुत ज्यादा है। चाहे आप 30% बोले, 50 बोले, 80 बोले, जो कहे। और यूरोप सॉफ्ट कॉन्टिनेंट है, उनको लड़ना नहीं आता, उनको जो कठिनाई होती है जीवन में वो झेलनी नहीं आती। हमको आती है, अमेरिकन को आती है। उन्होंने देखा 9/11 के बाद, आप जानते हैं किस तरह से पागल हो गया था अमेरिकन जाइंट, और तालिबान को मार मार के वहां भेज दिया जहां वो जाना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है सर कि चाइना नहीं करेगा। चाइना के मेरा ख्याल 3 दोस्त बचे हैं, उनमें से एक नॉर्थ कोरिया तो पक्का है, पाकिस्तान कभी दोस्त है कभी दुश्मन है, और रूस जो है वो भी स्वीकार नहीं करता है सर। दे डू नॉट लाइक द चाइनीज। लेकिन ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है कि जल्दी से जल्दी, अगर आज अमेरिका, नेटो, ईयू कहता है रूस को, बड़े भाई वापस आ जाओ हमारे पास, यूरोपियन यूनियन में आ जाओ, नेटो में आ जाओ, रूस चीन बोलेगा गुड बाय, मैं जा रहा हूं। वेरी क्लियर। अमेरिका चीन के बीच चरम पर पहुंच चुका है तनाव, क्योंकि ताइवान और अमेरिका एक दोस्ती का कड़ा और बड़ा संदेश पेलोसी और ताइवान की राष्ट्रपति की मुलाकात के साथ दे रहे हैं। गौरव, और ये दो ताकतवर महिलाएं, अमेरिका की स्पीकर, हाउस की स्पीकर और ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन, बहुत कड़ा संदेश दे रहे हैं विस्तारवादी देशों को, ना डरेंगे ना झुकेंगे। एक कदम और आगे जाके ताइवान की राष्ट्रपति ने कहा कि इंडो पैसिफिक को और सशक्त बनाने में, उसको और स्थिर करने में ताइवान की अहम भूमिका रहेगी। यही नहीं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रेजिलियंस लाने में भी ताइवान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या कहा दोनों ने, हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले बता देते हैं ताइवान को क्या बचाएगा अमेरिका। हम दोनों की सैन्य शक्ति के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि चीन के पास अगर एयरक्राफ्ट है 2860 तो 15,893 है अमेरिका के पास। सबमरीन 67 है चीन के पास, तो 72 है अमेरिका के पास। इसी के साथ सैन्य शक्ति की तुलना अगर आप करें तो 23,33,000 सैनिक चीन के पास हैं, तो वहीं 14 लाख अमेरिका के पास। परमाणु हथियार 350 चीन के पास, तो 5,550 अमेरिका के पास। बजट $601 बिलियन का है अमेरिका का, जिसके मुकाबले बेहद कम, लगभग 1/3 है चीन का। टैंकर्स 8,848, यहां पर चीन 9,000 के साथ बाजी मार लेता है। एयरक्राफ्ट में कहीं आगे है अमेरिका, 2,860 के मुकाबले 15,000 से ज्यादा है। और इसी के साथ अब हम आपको नैन्सी का जो सुरक्षा घेरा है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा के लिए ताइवान मिलिट्री पुलिस लगी है, अमेरिकी मिलिट्री सैटेलाइट्स लगे हुए हैं, 6 सीक्रेट सर्विस फील्ड एजेंट्स हैं, अमेरिका के 2RQ-1 ड्रोन्स हैं, अमेरिका के 2P-8A सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं। इसके जरिए सुरक्षा हो रही है, क्योंकि याद रखिए 21 लड़ाकू विमान और सीधी धमकी विदेश मंत्री की कि हम इसे ताइवान लिबरेशन, ताइवान की आजादी का समर्थन मानते हैं। ये अब टकराव की स्थिति आ चुकी है चीन और अमेरिका के बीच। दोनों ने क्या कहा है, सुन लीजिए। Are here 43 years ago,
With the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. The story of Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing democracy, one of the freest in the world, proudly to be led by a woman president. That's an applause line. And Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. 裴洛西议长是台湾最坚定的友人，各位议员也都是美国众议院重要的领袖，长期在各领域积极推动台美关系的进展。非常感谢各位此次来台访问，展现出美国国会对台湾坚若磐石的支持。 इधर शीतलता है, एक दूसरे की प्रशंसा है, सहयोग है, समर्थन है, दोस्ती है, तो दूसरी तरफ आग उगल रहे हैं इस वक्त यूएन में चीन के प्रतिनिधि। सुनिए। We can see such a visit is apparently very much dangerous, very much provocative. Definitely, such a visit undermines the One China principle, undermines China's sovereignty and territorial integrity. It also undermines the peace and stability in the Taiwan Strait. So if such a visit happens, it will also undermine the relationship between China and the United States. मार्शल श्रीवास्तव, पहला कमेंट आपसे। अब कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है उसमें सीधे उकसाना मान रहा है, अपनी संप्रभुता को ललकारना मान रहा है, और चीन किस हद तक जाएगा इसी पर सबकी नजर है। देखिए, ऐसा है अंजना जी, ये जो चीन की धमकियों का सिलसिला चल रहा है, इसका मतलब कि उनके पास एक्शंस के ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पर अगर आप मुझे एक मिनट दें, मैं कहना चाहूंगा कि इसकी तुलना रशिया और यूक्रेन से करना जरूरी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एक अनकंपेरेबल सिचुएशन है। रशिया और यूक्रेन के बीच में आर्टिलरी का बहुत बड़ा रोल है जो वहां लड़ाई हो रही है। आपने देखा होगा कि वहां पर रशिया डिस्पाइट द डिस्पैरिटी इन एयरक्राफ्ट एयर डोमिनेंस को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, और अगर चीन चाहता है कि वो ताइवान पर चढ़ाई करे तो उसको दो चीजों पर डिपेंड करना पड़ेगा, एयर पावर पर और नेवल पावर पर। वहां पर मुझे शक है, क्योंकि चीन की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये बैटल हार्डन नहीं है, उनके इक्विपमेंट बैटल टेस्टेड नहीं है। इस अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो अभी चीन का पैकेज है, लेकिन उस पैकेज की जो 21 एयरक्राफ्ट का पैकेज है वो होता है, उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसकी पोटेंसी क्या है, उसकी पोटेंसी का हमें अभी कोई अनुभव नहीं है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, उसने साबित कर दिया है कि हम वो पोटेंसी रखते हैं, और वो जरूर रखते हैं, वो बैटल हार्डन उनकी आर्मी और एयरफोर्स है। एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर ये लड़ाई शुरू होती है, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है मेरे मन में, अगर होती है तो ये लड़ाई सिर्फ इसी डायमेंशन में नहीं होगी, ये लड़ाई साइबर वॉरफेयर में भी होगी, ये लड़ाई स्पेस में भी होगी, और ये लड़ाई जो फाइनेंशियल फ्रंट पर भी होगी। सबको अगर आप देखेंगे तो चाइना का पलड़ा बहुत नीचे है। ये कंपेयर करना कि चाइना अमेरिका से टक्कर ले सकता है, अपने आप में एक मिलिट्री मिस्टेक होगी, और चाइना इस बात को समझता है। उन्होंने, आपने देखा जहां भी गलवान का भी केस अगर आप याद करिए 2 साल पहले, उन्होंने जो किया वो फिर पीछे रुक गए, वो आगे नहीं बढ़े। अगर उनके पास इतनी ताकत थी तो लड़ने की ताकत दिखाते, क्योंकि वहां पर भी जब इवैल्यूएशन होता है, और इवैल्यूएशन बहुत कोल्ड और बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से होता है, तब एक आदमी समझता है कि मेरी क्या शक्ति है, और वो शक्ति बिल्कुल नहीं है इस वक्त कि वो अमेरिका से टक्कर ले सके। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये मसल फ्लेक्सिंग चलती रहेगी, लेकिन इसको लेकर के
हम ये कोई संभावना करें कि युद्ध शुरू होने वाला है। ठीक है, अब युद्ध नहीं भी होता है फुल स्केल, उस पर आते हैं। वोरा साहब आपसे कमेंट, फिर गौरव आपका कमेंट इस पर। अगर फुल स्केल युद्ध नहीं होता है, जिसको सभी रूल आउट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी नजर से जरा समझें कि एक जो ट्रायंगल डांस अमेरिका ने रशिया यूक्रेन से किया था, वो कैसे अलग है उस ट्रायंगल डांस से जो अब वो ताइवान और चीन के साथ कर रहा है। सवाल नंबर 2, ताइवान को तो भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा, किसी न किसी तरीके से अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध जिसकी शुरुआत हो चुकी है, किसी न किसी उस तीसरे डांसर को लड़खड़ाने पर मजबूर तो शी जिनपिंग करेंगे ही। मिस्टर वोरा। मैम, शी जिनपिंग में इतनी ताकत नहीं है कि वो ताइवान को लड़खड़ाने पर मजबूर कर दे या अमेरिका। वो खुद लड़खड़ा रहा है। अधमरा व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे को किस तरह से गिराएगा। आपको पता है, बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, सरकारी बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए टैंक भेज देते हैं सड़कों पे। वाह रेड टाइगर, बड़ा अच्छा आदमी है तू, अपने ही लोगों के पैसे तूने खा गया है, और जब वो वापस मांगते हैं तो तू अपनी फौज को भेज देता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। पानी की कमी है, खाद्य पदार्थों की कमी है, हर चीज की कमी है, लेकिन तू 5000 साल के लिए वहां का जनरल सेक्रेटरी रहना चाहता। मर भी जाएगा तो बोलेगा मैं अभी भी जनरल सेक्रेटरी। और जो आपने बात की है यूक्रेन की, यूक्रेन के लिए मैम रशिया ने कहा था ये मेरे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर नेटो यहां आ गया तो समझ लीजिए रशियन फेडरेशन को बहुत एम्बेसडर वोरा, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, सीधे चलते और सुनते हैं नैंसी पेलोसी, अमेरिका की स्पीकर, ताइवान में। While respecting the one China policy. Our solidarity with you is more important than ever as you defend Taiwan and your freedom. In our bilateral meeting, we discussed key opportunities to deepen our partnership, upholding democracy and human rights and respect for the individual, combating, well, I'll get around to karma. 3 areas that I just mentioned: security, economy, governance. Security, our relationship is a strong one, and we discussed how we can make it stronger and more and up to date. An economy, we talked about a trade agreement that might be possible and soon. नैंसी पेलोसी इस समय कह रही हैं कि किस तरह से दोनों देशों के आर्थिक संबंध को और मजबूत बनाया जाए, इस पर गंभीर चर्चा हुई दोनों देशों के बीच। Vaccination, but also the lowest number of deaths from COVID, a real model for the world. It's about ताइवान science, पूरी but दुनिया it's के लिए एक also मिसाल about है, community सबसे ज्यादा acceptance वैक्सीनेशन of और a सबसे plan, कम and that is कोविड called में leadership. मृत्यु Thank you ताइवान for में that. हुई, Bless और इसके लिए all of us. धन्यवाद दिया And वहां की राष्ट्रपति so को। as we deal with those 3 areas, we come here following the president's lead on the Indo-Pacific economic framework. That's interesting. We support that. Again, in terms of security, economy, and governance. Taiwan's not part of that, so we want to build a different set with the economic package, with our security package, and a trade agreement, hopefully, that is imminent. So एक और बड़ी बात, हिंद प्रशांत महासागर में न केवल सुरक्षा बल्कि वहां का व्यापार और वाणिज्य, उसको कैसे और बेहतर बनाया जाए, इस पर भी सहमति और इस पर और बातचीत आगे चलेगी। Aspire to, but don't understand as fully as we do now because of this trip. So again, it's a great pride for us today, the first woman speaker in the House, meeting the first woman president of Taiwan. We have some enthusiasm for that, and again, we're very proud of our representatives, Sandra Aldkirk, and I'm proud of my colleague, Susan Delbene. So it may take a moment to take some pride in women's leadership. Again, our delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan. अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है, ये संदेश हम देना चाहते हैं। 25 साल में पहली इतनी वरिष्ठ व्यक्ति की यात्रा। और अब प्रश्नोत्तर from Taiwanese media, and it will be raised by Mr. Joseph Ye from CNA. Joseph. President Tsai, Madam Speaker, I'm Joe from the Central News Agency. I'm representing more than hundreds of Taiwanese media. I was given one question, so the question will be a little bit long,
So please bear with me, because we have waited for 25 years for this chance. So you're the first House Speaker to visit Taiwan in 25 years. So do you foresee that your visit will bring up even more similar high senior official U.S. to visit Taiwan in the future, or maybe future speakers? This is the first part of the question. And the second part is, in accordance with Taiwan Travel Act, high-level visit a two-way thing. So a lot of U.S. congressmen has proposed President Tsai to speak at U.S. Congress, if possible. Do you see that it could realize anytime soon in the near future, especially under your leadership in the House? And the final question is, I'm sorry, 25 years again, sorry. The final question is, how do you see how the Chinese welcome you with military exercise and sanctions against Taiwan? Do you foresee that? Thank you. Well, first let me thank you for your questions on behalf of all of those other people. And just say that in terms of our visit here, and would that lead to other visits, I certainly hope so. But I think it's important to note that members of Congress, several of them had made trips just earlier this year. 5 senators, bipartisan, came, again, including the chair of the Foreign Relations Committee, Mr. Menendez, came. Not too much of a fuss was made. Individual senators have made trips or plan to make trips. And I just hope that it's really clear that while China has stood in the way of Taiwan participating and going to certain meetings, that they understand that they will not stand in the way of people coming to Taiwan. It's a show of friendship, support, but also a source of learning about how we can work together better in collaboration. So, I think that they made a big fuss because I'm Speaker, I guess. I don't know if that was a reason or an excuse, because they didn't say anything when men came. What the second part was, invited to the U.S. Congress to make... Well, that was the third part, but I'll go there. Okay. That was the third part, I thought. We haven't had a joint session in probably 3 years in Congress, partially because of COVID. Even before that, it was Christmas and all that. So we haven't had many joint sessions. But we have tried to accommodate visits by bringing together, both sides of the aisle and both sides of the Capitol. And I would hope that that opportunity would be there. The joint session has become something, again, because of COVID, we can't be able to. It's even hard for us to do the President's State of the Union address, because you have to space and you have to time, and, well, you know, here we are. I don't know. I think that whatever China was going to do, they will do in their own good time. What excuse they may use to do it is another thing. But you really know more about that than I do. I do think that it's really important for the message to be clear that in the Congress, House and Senate, Democrats and Republicans are committed to the security of Taiwan in order to have Taiwan be able to most effectively defend themselves. But it also is about our shared values of democracy and freedom, and how Taiwan has been an example to the world in that regard. And whether it's certain insecurities on the part of the president of China as to his own political situation, that he's rattling a saber, I don't know. But it doesn't really matter. What matters to us is that we salute the successes of Taiwan, we work together for the security of Taiwan, and we just take great lessons from the democracy in Taiwan.
Thank you नैन्सी very much, पेलोसी का Madam Speaker. बड़ा And now बयान we हम take साथ questions साथ from the हैं international और media. ताइवान And I'd की like to सुरक्षा invite के लिए Tim Ellis. प्रतिबद्ध He's है the Taipei Bureau Chief अमेरिका। of Bloomberg News. प्रश्न ये पूछा Thank you. गया था कि जो सैन्य अभ्यास हो रहा है, जो सैन्य अभ्यास हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? और उन्होंने कहा कि हम ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। Actions against individual Taiwanese companies and entire sectors of the economy here. Taiwan has already paid a cost for your visit and is likely to continue to do so over the coming days and weeks. What concrete, tangible benefits can you promise Taiwan to offset the cost of your trip? Well, at the same time as this trip is taking place and in recognition of our common interest economically, we just passed the CHIPS and Science Act. This is something that opens the door for us to, again, have better economic exchanges. I know that some Taiwan businesses, significant ones, are already planning to invest in manufacturing in the United States. And the ingenuity, the entrepreneurial spirit, the brain power, whatever, the intellectual resource that exists in Taiwan, and the success of the tech industry here, for one sector, has been really a model. And again, we want to increase our relationship. So I think that I would be saying that would be a goal we share, but with the CHIPS Act, we're really facilitating reaching that goal. And it's pretty exciting. It's pretty exciting, and I think that you नैन्सी पेलोसी का एक और बड़ा बयान, मेक इन अमेरिका में साझेदारी निभाएगा ताइवान, और खासतौर पर हाई एंड टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, ब्रेन पावर, इन सब का जो जहां ताइवान का वर्चस्व है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसमें बड़ी भूमिका रहेगी ताइवान की मेक इन अमेरिका में, टेक्नोलॉजी में, इन्वेस्टमेंट में। He is the bureau chief of Asahi Shimbun of Japan. Konnichiwa. Hello, Speaker Pelosi. Konnichiwa. Thank you very much for taking my questions. My question is about Chinese democracy. Now we are witnessing the Chinese authorities increasing various pressures, not only to Taiwanese people and Hong Kongese, but to their own citizens, I mean the Chinese people. And as a strong and long-time advocate of democracy, please let us share your ideas how the democratic countries, including South Korea, Japan, where you are heading to, can deter China from invading Taiwan militarily, and how we can guide China toward a democratic political system. Thank you. Well, two things. In the context, your question comes in the context of right now a struggle between autocracy and democracy in the world. We cannot back away from that. And so as China goes and uses its soft power, money and whatever, into many countries in order to get their support at the UN and other bodies, we have to recognize if that has effectiveness, because it's a lot of money and it's promises that may or may not ever be kept. So when we talk about Taiwan in that context, we have to talk from strength. We have to talk from strength. We have to talk from what Taiwan has been so good about is being technologically advanced, whether it's in business or security. And we have to show the world, and that's one of the purposes of our trip, to show the world the success of the people of Taiwan, their courage to change their own country to become more democratic, their respect for people and the rest, and quite frankly, a model in this region in that respect, in those respects. So strength,
goodwill, and again, the demonstration of a democracy that has evolved to a stronger place now, and it offers a very strong contrast to what's happening on mainland China. No more evidence needed than what happened in Hong Kong under one country, two systems.